सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो कक्षा 9वीं के लिए है। और इसमें आपको 5 विषय दिए रहेंगे। विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। संस्कृत विषय छोड़ के सभी विषयों के आपके 20-20 प्रश्न रहेंगे। और यह विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट आपका अभी होने वाला है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको कुल प्रश्न रहेंगे 100 और समय रहेगा 3 घंटे और आपके कुल अंक कितने रहेंगे? 100 अंक रहेंगे। तो चलिए, विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट का पहला विषय क्या है? हिंदी। हिंदी में क्या दिया है? पढ़िए, चलिए ध्यान से। इसमें दिया है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश को पढ़ना है और आपको 5 प्रश्न दिए, पांचों प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे गद्यांश में क्या दिया है? प्राचीन काल से ही मानव समाज ने विकास के पथ पर कई उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो समय के साथ भी नहीं बदली। इसमें सबसे प्रमुख मानवता। मानवता वह भाव है जो हमें दूसरों के प्रति दयालु, सहृदय और संवेदनशील बनाता है। यही वह मूल्य है जो हमें पशु और मनुष्य के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। रामनगर गांव की एक कहानी भी इसी बात का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पे रामनगर गांव की कहानी भी इसी बात का एक उदाहरण है। एक छोटा सा गांव जहाँ लोग एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदार बनते थे। वहाँ एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन हाल के वर्षों में सूखे की वजह से उसकी खेती अच्छी नहीं हो पाई थी। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एक दिन रामलला के खेत में क्या हुआ? देखिए, एक दिन रामलाल के खेत में काम करते समय उसकी तबीयत खराब हो गई। गांव के सभी लोग यह जानकर रामलाल की मदद के लिए दौड़े। बिना किसी स्वाद के वे लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए और उसकी देखभाल में जुट गए। गांव के प्रधान ने डॉक्टर की सारी फीस खुद ही भर दी। रामलाल की हालत अब बेहतर थी। कुछ समय बाद जब उसने गांव वालों से अपने मदद की बात की तो वे लोग बोले, यह कोई एहसान नहीं बल्कि मानवता का धर्म है। जब एक व्यक्ति संकट में हो तो उसका साथ देना हमारा कर्तव्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, लेकिन मानवता का मूल्य कभी कम नहीं होता। तो कठिन से कठिन समय में एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची मानवता है। यह हमें न केवल सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे भीतर एकता और सहानुभूति के भाव को भी जागृत करता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको ये गद्यांश है, इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, इसमें इस गद्यांश और इसके 5 प्रश्न दिए, इन पाँचों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आप इस गद्यांश को, पूरे गद्यांश को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। उसके बाद आपको जो नीचे प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई? ए नंबर अत्यधिक काम के कारण, बी नंबर खराब मौसम के कारण, सी नंबर भूख के कारण और डी नंबर बीमार होने के कारण। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से देंगे? आप इस प्रश्न का उत्तर आप ऊपर जो गद्यांश था उस गद्यांश के आधार पे देना है। तो प्रश्न था, रामलला की तबीयत क्यों खराब हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अत्यधिक काम के कारण। अब इसी का सेकंड नंबर का प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न, चलिए देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर के प्रश्न में दिया है आपको, गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की? ए नंबर, डॉक्टर को बुलाकर, बी नंबर, रामलाल को पैसे उधार देकर, सी नंबर, डॉक्टर की फीस भरकर और डी नंबर, रामलाल के खेतों की देखभाल करके। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न क्या था आपका कि गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर की सारी फीस भरकर। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, संकट में दूसरों की मदद करना। उसके बाद इसी का चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, फसल की कमी के कारण। और पांचवा प्रश्न है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता। इस प्रकार बच्चों, आपको जो आपका विद्यार्थी दक्षता संवर्धन पेपर है, मॉक टेस्ट होने वाला है, इस मॉक टेस्ट के जो प्रश्न आपको गद्यांश दिएंगे उसके 5 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आपके हिंदी में 20 प्रश्न आएंगे। ये पहला गद्यांश था। इसके बाद दूसरा गद्यांश देखिए। दूसरा गद्यांश में क्या दिया हुआ है? ये दिया आपका, दिए गए गद्यांश को पढ़िए। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 6 से 11 तक उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ई कचरा भी पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। आज की तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में हर साल लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, घरेलू उपकरण कचरे में बदल जाते हैं। अधिकांश ई कचरा उचित निपटान के बिना फेंका
फेंका जाता है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। ई कचरे में लेड, मरकरी, कैडमियर और अन्य खतरनाक रसायन होते हैं जो भूमि और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। जब ये रसायन जमीन में रिसते हैं या जल स्रोतों में मिलते हैं तो ये एक केवल मिट्टी की ही गुणवत्ता को खराब करते हैं बल्कि पेयजल को भी विषाक्त बना दे सकते हैं। इसके अलावा जब ई कचरा जलाया जाता है तो यह एक हानिकारक गैसों को वातावरण में छोड़ता है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और सांस से संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। हालांकि हालांकि इस समस्या को कम करने के लिए कई देश और कंपनियां ई कचरे का निपटान और रिसाइकलिंग के बेहतर तरीके अपना रही है, फिर भी हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी सक्रिय कदम उठाने की ज़रूरत है। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सीधे कचरे में फेंकने के बजाय उन्हें रिसाइकल सेंटर में भेजें या फिर ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने जो पुराने उपकरण को फिर से इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है ई कचरा कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम नई तकनीकी वस्तुओं की खरीदारी सोच समझ कर करें। अनावश्यक रूप से नए उपकरणों को खरीदने से बचें और जहाँ तक हो सके तो पुराने उपकरणों की रख रखाव कर उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद दिया देखो ई कचरा प्रबंधन में सही कदम उठाकर हम पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। आखिरकार यह भी एक कदम है हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण और अन्य विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने की दिशा में। इस प्रकार से आपका गद्यांश दिया था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए, जैसे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया है आप देखिए, ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन से उपाय अपना रही है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया, ई कचरे के निपटाने और रिसाइकल के तरीके, तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 7 दिया है आपका, ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ई कचरा मिट्टी में दबा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मृदा और जल स्रोत प्रदूषित हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 9 है, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता, आपको अपने समुदाय को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ता को कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, पुराने उपकरणों का रख रखाव और लंबे समय तक उपयोग करना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो अब काम नहीं कर रहा है, इस लैपटॉप का सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। ए नंबर, उसे जलाएंगे, बी नंबर, उसे कचरे में फेंक देंगे, सी नंबर, उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में देंगे और डी नंबर, उसे किसी नदी में डाल देंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दे। तो इस प्रकार से आपका ये गद्यांश 2 कंप्लीट हुआ, उसके प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला गद्यांश आता है, जो दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उसमें क्या कहा है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 12 से 15 तक के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। नदियां मानव जीवन का आधार रही हैं। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण नदियों द्वारा जल, कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, परिवहन की सुविधा प्रदान करना रहा है। नदी के किनारे बसी सभ्यताएं प्राचीन काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुई हैं। मिस्र की नील नदी, भारत की गंगा नदी और यमुना नदी जैसी नदियों ने दुनिया की प्रमुख सभ्यताओं को जीवन दिया है। नदियों ने केवल मानव के लिए जल और संसाधन ही नहीं दिए बल्कि व्यापार और यातायात का साधन भी रही है। कई शहर और गांव नदियों के किनारे बसे हैं जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। भारत में गंगा नदी का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे एक माँ के रूप में पूजा जाता है। इसे गंगा के किनारे बसे कुछ शहरों में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना, नर्मदा
गोदावरी और सरस्वती जैसी नदियों को भी पवित्र माना गया है। इन नदियों के तट पर अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जो भारतीय समाज की आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा है। नदियों का प्राकृतिक महत्व भी अत्यधिक है। ये न केवल हमारे जीवन के लिए जल का स्रोत हैं, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी आवश्यक हैं। नदियाँ मृदा को उपजाऊ बनाती हैं, जिससे कृषि का विकास होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नदियों का महत्व और भी अधिक हो गया है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी जैसी नदियों लाखों टन भूमि की सिंचाई करती हैं और भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। इसके आगे देखिए क्या दिया फिर। लेकिन आज नदियां विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन और घरेलू कचरे से भी नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा, साथ ही यह जलीय जीवन के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। जल में घुलित विषाक्त पदार्थ मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए खतरा बन गए हैं। इसके अलावा अवैध खनन और रेत खनन भी नदियों के प्रभाव को बाधित कर रहा है, जिससे नदियों की प्राकृतिक धारा में बदलाव आ रहा है। तो ये आपका एक गद्यांश था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्न और आगे दिया है, इस गद्यांश को और आगे पढ़ना है। क्या दिया है? आज नदियों को संरक्षित करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यदि हम नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रखते तो इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा। हमें जल संरक्षण के महत्व को समझना होगा और नदियों की स्वच्छता के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नदियों का संरक्षण और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से नदियों का जल स्तर घट रहा है और कई नदियां सूखने के कगार पर हैं। नदियों का संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें जल की बर्बादी को रोकना चाहिए, नदियों में कचरा और रासायनिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही नदियों की सफाई अभियानों में भाग लेना चाहिए। सामूहिक प्रयासों से ही हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं और उन्हें फिर से जीवनदायिनी बना सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, आपको जो गद्यांश दिया गया था ये नदियों से संबंधित था। इसमें आपको 12 से 15 तक प्रश्न दिए, उन प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 12, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 12 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नदियां जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। इसी का नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 13 का? सही आंसर बी नंबर, इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन है? तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालने चाहिए। इस प्रकार से आपका जो गद्यांश था वो कंप्लीट हुआ। उसके प्रश्न 15 तक पांचों प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला गद्यांश आता है आपका, क्या दिया है? चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। इसमें दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 16 से 20 तक उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हमारे भोजन का अभिन्न अंग फल और सब्जियां हैं? हमारी थाली तक कैसे पहुंचते हैं? इसके पीछे एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें तितलियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तितलियां अपने आकर्षक पंखों के सौंदर्य से इतर एक अद्वितीय जैविक संतुलन स्थापित करती हैं। जब तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो उनके पंखों और शरीर पर सूक्ष्म परागकण चिपक जाते हैं। ये परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे पौधों में बीज निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। इसके बाद देखिए, वर्तमान समय में तितलियों की घटती संख्या गहन चिंता का विषय बन गई है। कृषि में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों और तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है, जिससे परागण प्रक्रिया बाधित हो रही है। इस स्थिति में इसने हमारे खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को संकट में डाल दिया। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें अधिक पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। कीटनाशकों का सीमित उपयोग तितलियों के लिए अनुकूल और बागवान की स्थापना है और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधि का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सतर्कता और सक्रियता से इन उपायों को अपनाएं तो न केवल हम तितलियों की रक्षा कर सकेंगे, बल्कि एक स्थायी पर्यावरण तंत्र की स्थापना में भी सहयोगी होंगे। इस प्रकार से गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िए। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे प्रश्न क्रमांक 13 से, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग। प्रश्न क्या था आपका? तितलियों की
घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या दिया हुआ है? तितलियों को सुरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, तितलियों को बचाने के लिए किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 20 भी कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही ये आपका एक और प्रश्न छूट चुका था, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 था, तितलियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, परागण। तो इस प्रकार से ये आपके 16 से 20 तक प्रश्न दिए गए थे, इन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अब आपका अगला विषय आता है अंग्रेजी। देखिए इस अंग्रेजी में क्या दिया आपको, लुक एट द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको ये इस पोस्टर को देखना है और इस पोस्टर के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे आपका प्रश्न नंबर 21 में दिया, व्हाट इज द टेम्प ऑफ द पोस्टर? तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 21 का, प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, हेल्थ फूड। जो आपको पोस्टर में कौन से फूड दिख रहा है, तो ये हेल्थ फूड दिख रहे हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, इट स्मॉल, बी स्मॉल। तो ये आपके प्रश्न 21, 22, 23 के आंसर कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 21 का ए नंबर, प्रश्न नंबर 22 का बी नंबर, प्रश्न नंबर 23 का बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, यहाँ पे दिया आपको, रीड द फॉलोइंग पेसेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इस पेसेस को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। तो आप इस पेसेस को पढ़ लीजिएगा, मैं उन पेसेस के जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या दिया, व्हाट डज द पोस्टकेज स्टेम ऑन द लेटर शो? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका प्रश्न नंबर 24 का आंसर सी नंबर आ जाएगा, डेट एट अमाउंट ऑफ मनी हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ पॉपुलर हॉबीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इन द मोस्ट ऑफ कंट्रीज। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, स्टैम्प कलेक्शन स्टार्टेड खालिस्तान ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी नंबर, विथ 20 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, वन हु कलेक्टेड स्टैम्प इन कॉल्ड आ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, फिलेस्टिस्ट। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द सेमनेस ऑफ द वर्ड रेन? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, लिमिटेड। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया, रीड द फॉलोइंग टाइम टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर 29 to 33। आपको यहाँ पे जो पेसेज दिया है इसको पढ़ना है, इस टाइम टेबल को पढ़ना है, उसके आधार पे आपको 29 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 33 तक प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, मदर हैज़ द प्रेजेंट और टाइम टेबल ऑफ हर चाइल्ड अंजलि डेली रूटीन विद द हेल्प आंट सुमन। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम टेबल बना हुआ है, फ्रॉम 6 AM और टू 6:30 6:30 AM। इसमें आपको क्या करना, वॉक अप द अर्निंग एंड द फ्रेशिंग अप। उसके बाद ये इस टाइम टेबल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर आपको उन क्वेश्चनों के उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट टाइम डज द अंजलि वॉक अप द मॉर्निंग? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 29 का सही आंसर होगा बी नंबर, 6 AM। इसके बाद विच एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल बिटवीन 6:30 AM एंड 7:30 AM। तो इसमें आपको बताना है कि जो 6:30 AM से 7:30 AM के बीच का शेड्यूल क्या है इनका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, रेगुलर एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम अलाउड allocated of the for the study of achievement अथिथमेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का सही आंसर क्या आ जाएगा आपका ए नंबर, 1 आवर्स। फिर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एट द टाइम डज अंजलि हैव ब्रेकफास्ट। तो अंजलि का ब्रेकफास्ट कब होता है? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग फॉर द अंजलि टू स्टडी? तो इसका 33 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैथमेटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 34 का डी नंबर, 3 2 1 4।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 का डी नंबर। इसका भी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? लुक एट द गिवन पिक पोस्टर। आपको क्या कह रहा है? पोस्टर को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 36 टू 40। तो आपको इस पोस्टर को देखना है और 36 से 40 तक प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। ये पोस्टर को देखिए, SVEVA सॉपिटिंग एंड एम्प्लॉइंग थ्रो वैल्यूएटिंग एंड असिस्टेंस। तो ये आपको दिया, प्रेजेंट क्लॉथ्स दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके आधार पर आपको नीचे प्रश्न दिए, उन प्रश्नों के आपको आंसर हम बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्लॉथ डोनेटिक ड्राइव। और क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 38 का सही आंसर होगा सी नंबर। और 39 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। और 40 का सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ आपका 40 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका विषय गणित आता है। विषय गणित में आप ध्यान से देखिए क्या दिया है? श्रृंखला की लुप्त संख्या लिखिए। आपको जो संख्या दी है इसकी लुप्त संख्या लिखना है। क्या दिया है? 2, 6, 12 और 20। अब इसकी लुप्त संख्या क्या होगी तो बताइए। देखो, दो के बाद यहाँ पे क्या लुप्त हुआ? यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4। 2, 4, 6, फिर 8, 8 के बाद 12, फिर यहाँ क्या आना चाहिए? 14। तो अब देखिए, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में कितना जोड़े? 4 जोड़े तो 12, 12 में 2 जोड़े 14, और 14 में कितना जोड़े तो 20 आया, 14 में 6 जोड़े तो 20। तो अब देखिए यहाँ पे 4, 6, 8। अब इसके बाद अगला जो लुप्त पद है वो क्या आएगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगला लुप्त पद जो होगा प्रश्न नंबर 41 का ए नंबर 30। अगला लुप्त पद क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वह एक समान है। फिर अगला प्रश्न है, यदि 3 किलो अमरूद की कीमत 135 रुपये है तो रवि को 4.5 सही 1/2 किलो अमरूद की खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? तो आप क्या करेंगे? 4 सही 1/2 यानी कि 4.5 किलो में 135 का गुणा कर देंगे। जैसे 135 का गुणा किस में करेंगे आप? 4.5 में। जब इसका गुणा कर देंगे तो उसके बाद आपको इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 42 का बी नंबर आएगा 202 रुपये 50 पैसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 43 का डी नंबर, पूर्ण संख्या भाग के समवर्त है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में क्या दिया है? पढ़िए। प्रश्न नंबर 48 है, बहुपद 3x धन 5 का शून्यक है। तो इसका शून्यक आप निकाल सकते हैं 3x धन 5 का। तो क्या होगा? 3x बराबर ऋण 5। तो x बराबर क्या हो गया? ऋण 5 भागित 3। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? इसका ऋण 5/3। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? 48 का सी नंबर। इसका सही आंसर आ गया आपका सी नंबर। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 48 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कौन सा आएगा? प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या कहा है? यदि x धन 1/x बराबर 2 तो का मान x की घात 4 ऋण 1/x की घात 4 का मान होगा। तो इसका सही आंसर, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 0। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की तीनों कोणों की माप इनमें से कौन से हो सकते हैं? क्या कह रहा है? एक त्रिभुज में तीनों कोणों की माप इनमें से कौन हो सकते हैं? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। जब तीनों कोणों को हम जोड़ के देखते हैं तो जो आएगी माप वह सही होगी। यहाँ 30, 30, 60, 30, 90 ये नंबर का रॉन्ग है। 60 और 90 150, और 150 में 100 जोड़े तो 250, और 250 में 20 जोड़े तो 270, ये भी गलत है। और 90, 90, 180 नंबर भी रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 120। 30 अंश और 30 अंश, देखिए इसको जोड़ते हैं। 120 में 30 जोड़े तो 150, और 150 में 30 जोड़े तो 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसलिए इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में क्या दिया है? 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुनी थी। 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। राम की वर्तमान आयु है। प्रश्न क्या है आपका? 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 70 हो गई। 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो राम की वर्तमान आयु बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। तो 10 वर्ष पहले
किशन की आयु राम की आयु से 7 गुनी थी। तो इसका सही आंसर जो आप हल करेंगे उसके बाद आ जाएगा 20 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3x ऋण 7 बराबर 4x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिए, ये आप इसका पक्षांतर कर दीजिए 3x का इधर, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा x, तो x का मान क्या हो जाएगा ऋण 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर ए नंबर ऋण 7। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका रवि 3.5 kg यानी 3 से 1/2 किलोग्राम मिठाई को 7 लोगों में बराबर बराबर बांट रहा है, तो बताइए प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर आधा आधा किलो मिलेगी। देखिए 3.5 किलो है और कितने लोगों में बांटना है 7 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे हम, तो आधा आधा किलो बांट देंगे तो 7 लोगों में चल जाएगी। ये आधा किलो तो 1 किलो हो गई और तीन का आधा है कितने लोगों को चल जाएगी 3 किलो आधा आधा किलो 6 लोगों, तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 लोगों को आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या दिया है, x को 21/2 से गुणा किया, x को हमने क्या किया 21/2 से गुणा किया, फिर इसमें से संख्या 14 को घटाया, तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक का मान 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में x का मान क्या होगा, इसको आप हल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या कह रहा है, x को 21/2 से गुणा किया, तो 21/2 गुणित x और इसमें से 14 घटाया, तो इसे प्राप्त व्यंजक का मान क्या हो गया 0। तो x का मान ज्ञात कीजिए, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 21/2x बराबर ही क्या हो गया 14, तो x बराबर क्या हो गया 14 और 21/2 को पक्षांतर की 2 ऊपर गया और 21 नीचे आ गया, 7 दूनी 14 7 3 21। अब 2 का 2 में गुणा की तो क्या हो गया 4/3। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर क्या आ गया बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 55। तो प्रश्न नंबर 55 क्या है, रानी ने केक का 2/भाग खाया जबकि उसके भाई रवि ने शेष का 4/5 भाग खाया, तो केक का शेष बचा हुआ हिस्सा है। देखिए तो रानी ने 2/5 भाग खाया, चार और जो शेष का 4/भाग खाया किसने रवि ने, तो केक का शेष बचा भाग क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 1/7। फिर अगला प्रश्न है आपका क्या करना पड़ेगा, इनके हारों को समान करके इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित करता है, 1/6 को कौन प्रदर्शित करता है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा जो 1/6 को प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्या 4/7 1/3 2/5 और 5/9 में सबसे बड़ी संख्या है, तो आपको इस सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये बताना है। तो इसके लिए आपको इनके हरों को समान करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 4/7। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। संख्या 0.1234 गुणित 20 बराबर है, तो ये किसके बराबर है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 617/250 के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है। प्रश्न नंबर 59 क्या कह रहा है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 360 अंश। अगला प्रश्न है एक समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यदि चतुर्भुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर की हो तो दूसरी आसन भुजा की लंबाई होगी। तो इसको हल करने के बाद जब हम देखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा बी नंबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप विषय आपका यहाँ से विज्ञान चालू हो जाता है। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको हम बताएंगे, क्योंकि इतना डिटेल यदि एक एक प्रश्नों को समझाएंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा, इसलिए आपको आंसर ही बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है, अमीना के पास एक ही आकार की प्रजातियों के 4 जलीय पौधे हैं, वह प्रत्येक पौधे को 200 मिलीलीटर पानी से भरे अलग बीकर में पानी के अंदर रख देती है, फिर वह प्रत्येक बीकर को विभिन्न तीव्रता के प्रकाश वाले बल्बों के नीचे रख देती है। नीचे बताए गए तरीकों में से वह कौन सा तरीका है जिससे वह जान सकती है कि कौन सा पौधा प्रकाश संश्लेषण की को उच्चतम दर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 61 का। यहाँ 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लगभग 20 मिनट के लिए प्रत्येक बीकर में निकलने वाले कैसे बुलबुलों को मापे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या है, कोई कार 15 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा एवं उसके पश्चात 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो कार की कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 62 का सी नंबर 65 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ख नंबर। ये जो ख नंबर ग्राफ है इसका विस्थापन कैसा है, शून्य है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में आप देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 64 ध्यान से देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 64 है। यहाँ विद्युत बल्ब की विविध भाग दिखाए गए हैं। देखिए ये पतला तंतु है, कांच की बाहरी आवरण है, धातु का छोर है। बल्ब में के कौन से भाग विद्युत चालक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर, तो इसका बी नंबर का केवल पतला तंतु और धातु का छोर, ये क्या है, विद्युत चालक है। ये आपका प्रश्न नंबर 64 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में क्या दिया हुआ है। दी गई आकृति के अनुसार ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q क्या होता है। ये आपको दी गई आकृति है, इसमें जो ध्वनि तरंग P की तुलना में ध्वनि तरंग Q कैसी होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ज़्यादा तारतत्व वाली है, ज़्यादा तारतत्व वाली। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी। प्रश्न क्या है, अगर बल की इकाई न्यूटन है तो दाब की इकाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस प्रकार आपका सही आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, गर्म पानी से भरे बर्तन में समान समय अंतराल तक रखने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक गर्म होगी। धातु की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट, लकड़ी की प्लेट। प्लास्टिक और धातु की प्लेट एक समान गर्म होती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, धातु की प्लेट। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि आपके घर में विद्युत धारा की आपूर्ति अधिक हो जाए तो मुख्य दरवाजे की घंटी की ध्वनि में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ध्वनि अधिक तेज हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। क्या कह रहा है, राम विद्युत परिपथ बनाकर प्रयोग करना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने तार, एक कुंजी और 8 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल किया और विद्युत धारा का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने कुंजी खो दी और उसकी जगह पर प्लास्टिक क्लिप का इस्तेमाल किया। 8 वोल्ट की बैटरी की जगह 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70। चलिए प्रश्न नंबर 70 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटिस्टा जगत के जीवों की कोशिका संरचना के बारे में सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, केंद्रक सुपरिभाषित होता है तथा एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71, प्रश्न नंबर 71। क्या कह रहा है, 10 से 14 वर्ष की आयु में वजन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रश्न क्या है, 10 से 14 वर्ष की आयु में वजन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, कम खाना। सी नंबर विकल्प 2 व 5, यानी 2 और 5 व्यायाम करना और संतुलित आहार लेना। ये 10 से 14 वर्ष की आयु के में वजन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 72। चलिए प्रश्न नंबर 72 क्या दिया हुआ है, पढ़िए। जब विद्यार्थी 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच शारीरिक अनुभव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, किशोरावस्था। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण तब अपरिवर्तित होती है जब यह एक, इसका सही आंसर क्या है, प्रकाश की एक किरण तब अपवर्तित होती है जब। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, यह अलग अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। आपका प्रश्न नंबर 73 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या है, जिंक एक प्रतिक्रियाशील धातु है। उसके एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से भरे टेस्ट ट्यूब में डाला गया। ट्यूब से में बने बुलबुलों से यह पता चला कि कोई गैस निकली है। जब एक जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के पास लाया गया तो वह पॉप की आवाज़ निकलने के बाद बुझ गई। टेस्ट ट्यूब से निकलने वाली गैस इसमें से कौन सी हो सकती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, हाइड्रोजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। चलिए प्रश्न नंबर 75 में क्या दिया हुआ है। एक प्रयोग के दौरान एक छात्र ने एक कांच के गिलास में तेल, शहद और पानी मिलाया। कांच के गिलास में परतों का क्रम क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, शहद कांच के गिलास में बैठ जाता है और पानी और तेल अलग हो जाते हैं तथा तेल पानी के ऊपर होता है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 क्या दिया है,
अपने शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए शिशुओं की वयस्कता की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, उनके शरीर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, उनके शरीर तेजी से बढ़ रहे हैं और नए प्रोटीन ऊतकों का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 क्या है? हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं तो कब देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, प्रकाश की एक किरण दूध और पानी के घोल पर प्रक्षेपित की जाती है, तब हम क्या देख सकते हैं? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78 नंबर का प्रश्न। श्वसन और दहन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, इनके बारे में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, दोनों परिवर्तन सदैव नियंत्रित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79 यानी आपका 79 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए। चार दोस्त चर्चा कर रहे थे कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों है और हमें खाना क्यों तो खाना चाहिए। उन्होंने जो कहा वह नीचे दिए गया है। फवाज, हमें भोजन की आवश्यकता केवल इसलिए होती है क्योंकि हमें भूख लगती है। राज, केवल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की जरूरत है। एडम, खाना खाने का एकमात्र कारण यह है कि वह हमें बढ़ने में मदद करता है। और श्याम, हमें ऊर्जा के साथ साथ बढ़ने के लिए भोजन खाने की जरूरत है। किसका कथन भोजन की आवश्यकता के लिए सही व्याख्यान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, किसका कथन हो जाएगा? प्रश्न नंबर 79 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, श्याम का। हमें ऊर्जा के साथ बढ़ने के लिए भोजन खाने की आवश्यकता है, जिसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में? फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं और उनकी खुशबू भी विभिन्न प्रकार की होती है। फूलों में विभिन्न रंग और खुशबू होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, परागण के लिए, अधिक कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 से आपका विषय कौन सा चालू हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान। चलिए देखते हैं इसके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न नंबर 81। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत कौन कौन से कार्य करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, जिले की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों का नियंत्रण व समन्वय करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82 प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 क्या है? भारत में स्कूली शिक्षा के अनेक मापदंड हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड जो एक विद्यार्थी को सर्वश्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, छात्र का समाज के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्र हित के प्रति संकलित होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? राधिका बोल नहीं पाती, वह अपने विचारों को चित्र बनाकर व्यक्त करती है। चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को रखना कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84 एंड प्रश्न नंबर 84। एक तटीय शहर सतत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, उन्हें किस क्रिया को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, इको पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 क्या दिया हुआ है? देखिए प्रश्न नंबर 85, स्कूल के छात्रों में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई जिसमें राधा ने एक जूट से बना हैंडबैग खरीदा। जूट का उत्पादन भारत के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, भारत के उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह व अहिंसा पर बल दिया था, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, समाज में सहिष्णुता की भावना को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87। चलिए प्रश्न नंबर 87 में क्या दिया हुआ है? आयुषी शहरी क्षेत्र के किसी विद्यालय में पढ़ती है। एक दिन उसके विद्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो विद्यालय में प्रबंधन प्राथमिक रूप से किसके पास जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर डी नंबर, नगर पंचायत या पालिका अध्यक्ष के पास। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 है, विश्व में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं, इसमें से प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 88 का डी नंबर, ए और बी दोनों, यानी खाद्य उत्पादन वृद्धि, चिकित्सा में सुधार। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 89 89। क्या कह रहा है इसमें? भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अनेकता में एकता, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा उदाहरण है जो अनेकता में एकता को बताता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, एक क्षेत्र विशेष में अनेक भाषाओं वाले समाज परिवारों को साथ साथ रहना। ये क्या बताता है? अनेकता में एकता का उदाहरण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है?
एक वन क्षेत्र के नज़दीक रहने वाले लोग यह देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई से वनस्पति कम हो रही है और जलवायु में बदलाव आ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए वे नए पेड़ लगाते हैं और वनों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यह पहल किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, सतत विकास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में अनेक परिवार के लोग बांस से निर्मित उपयोगी सामग्री बनाते हैं। यह सामग्री कुशल व्यक्ति ही बना सकता है। इस प्रकार परिवार के लोग सामग्री बनाने के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। यह कार्य विभाजन या विशेषज्ञता क्या बताती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, परिवार के लोगों को कुशलतापूर्वक कार्य करने की सुविधा सहजता से मिलती है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 क्या है? भारत में राजनीतिक दल चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों का समर्थन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अपने घोषणा पत्र में ऐसी नीतियों का वादा करना जो आप लोगों के हित लाभ की हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 क्या दिया हुआ है आपका? हिमालय पर्वत का कौन सा पहलू भारत की भौगोलिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, यह एक भारत की उत्तरी सीमा पर एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या है? निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ ना रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरी निर्धनों के साथ रहना कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सामाजिक अपवर्जन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 क्या है? चलिए पढ़िए। इंग्लैंड से प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति शीघ्र ही विश्व में फैल गई। विश्व पर इसका प्रमुख प्रभाव क्या था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, शहरों का विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। एक गांव में लोग मानते हैं कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण के महत्व को नहीं समझते और सिर्फ वनों का दोहन करते हैं। हालांकि यह जब शोध किया गया तो पाया गया कि आदिवासी समुदाय पर्यावरण संरक्षण और वनों की देखभाल में अहम भूमिका निभाते हैं। इस स्थिति में गांव के लोगों की धारणा किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पूर्वाग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर ध्रुवीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, लाइकेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, गंगा यमुना दोआब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में क्या दिया हुआ है? गरीबी रेखा निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, गाँवों में अधिक शारीरिक श्रम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। राजस्थान के एक किसान को अपने क्षेत्र में शुष्क जलवायु और कम जल संसाधनों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि वह जैविक खेती अपनाता है तो उसे कौन सा प्रमुख लाभ मिलेगा जिससे उसकी खेती टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल हो जाएगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जल की कम खपत और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 100 और जो आपका दक्षता से संबंधित मॉक टेस्ट के प्रश्न 100 प्रश्न थे आपके, और 5 विषय में 20-20 प्रश्न दिए गए थे। संस्कृत छोड़ के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए जो आपके मॉक टेस्ट पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका OMR शीट में इस प्रकार से आपको भरना है। जो OMR शीट मिलेगी उसी में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से सही गोले पे आपको नीला या काला टिक मार्क करना है। तो ये इस प्रकार से आपका जो इसका पेपर था, मॉक टेस्ट का पेपर था जो कक्षा 9वीं के लिए, और 5 विषय दिए गए थे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमने बताए। तो बच्चों, आपको जो विद्यार्थी दक्षता संबंधित मॉक टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।